₹1000 ना बहुत ज्यादा है। 30 दिन रुक जाओ, शेरवानी और लहंगा रेंट पे लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। पैसे वाला शो, पैसे वाला। Let's talk money, money, money. In conversation with entrepreneur Ankur Warikoo. Let's welcome Mr. Ankur Warikoo. पर्सनल फाइनेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है वक्त। आप लोगों के पास एक ऐसी चीज है जो सबसे रईस इंसान के पास इस दुनिया में नहीं है, वक्त। अगर आप सच में सोचेंगे, किसी भी रईस इंसान को पकड़ लीजिए, चाहे वो आप अंबानी को पकड़ लें, मार्क जकरबर्ग को पकड़ लें, जेफ बेजोस को पकड़ लें, अदानी को पकड़ लें, जो भी हैं, वो करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार होंगे अगर उन्हें वक्त मिल जाए। अगर वो आपकी उम्र में वापस आ पाए, करोड़ों अरबों रुपए देने के लिए तैयार होंगे। आपको वो मुफ्त में मिला हुआ है क्योंकि आप उस वक्त के साथ अभी बैठे हुए हैं अपनी 20s में। एंड अगर आपने आज शुरू कर दिया, एंड ये नहीं है कि करोड़ों से शुरू करना है, लाखों से शुरू करना है। आज ही सुबह मैं बात कर रहा था अपने जिम में, जो वहां ट्रेनर हैं, बोले थे कि सर SIP शुरू करनी है। मैं बोला ठीक है, कितना डाल सकते हो? तो बोला सर ज्यादा नहीं, ₹1000। मैं बोला ₹1000 ना बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया है, ₹1000 से शुरू करो। अगले साल जब थोड़ी सी और तरक्की होगी तो थोड़ा और कर लेना, ₹1200, फिर और होगी 1500 कर लेना। लेकिन ये प्रेशर मत डालो कि जब बहुत सारे पैसे होंगे तब शुरू करेंगे, क्योंकि जो वक्त है ना वो आपको संभाल लेगा। ₹500 अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे, वो 30 साल बाद लाखों रुपए बन चुके होंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग, हर साल का रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मिलता है वो आपको संभाल लेगा। लेकिन अगर आप एक्सक्यूजेस, वही पर्सनल फाइनेंस के, पैसे नहीं है, समझ नहीं आता है, अभी तो जिंदगी जीने का टाइम है, वो सारी चीजें, उससे आप सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर को आगे धकेल रहे हैं। जब मैं ये बोलता हूं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये नहीं चाहता कि आप 60 साल की उम्र पे करोड़पति हो और दांत भी ना हो, हाथ भी ना हो, पैर भी ना हो, तो फिर ऐसी जिंदगी का फायदा है क्या? तो जिंदगी जो है वो बैलेंस तौर से जीनी पड़ेगी कि अभी आप वो फोन खरीदना चाहते हैं, वो जूते खरीदना चाहते हैं, वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बेझिझक खरीदिए, लेकिन एक बजट, एक दायरे में। फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, वो भी बजट और दायरे में। तो अगर आप उस बजट को, जिसमें इस किताब में मैंने बात करी है, एक बजट है 50-30-20 रूल, कि ₹100 अगर आपको महीने के मिलते हैं या आप ₹100 कमाते हैं, आप सब कमाना शुरू करेंगे जब आप ग्रेजुएट करेंगे, तो ₹100 में से ₹50 अपनी जरूरतों की तरफ, आपका रेंट हो गया, बिजली हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, ट्रैवल हो गया। ₹30 अपनी इच्छाओं की तरफ, आपका फोन हो गए, कपड़े हो गए, पार्टी हो गई, वेकेशन हो गया, जो भी, और ₹20 इन्वेस्ट। ये सिंपल रूल है, इसमें कोई भी बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने ये डिसिप्लिन अपना लिया ना, वो ₹20 हर महीने निकले और 20 साल बाद वही आपको करोड़पति बना देंगे। एंड आपको पता भी नहीं चला होगा कि आपने थोड़ी सी मेहनत में इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा पहाड़ खुद ब खुद चढ़ लिया। आपने गाड़ी का जिक्र किया था एक बीच में कि और आपकी बहुत ऐसी तमाम रील्स हैं जो बहुत वायरल होती हैं कि मुझे 10 लाख की गाड़ी लेनी है। तो साहब, एक तो जितने लोग देखेंगे उन्हें भी पता चल जाए, हमें भी पता चल जाए कि हम ओला स्कूटर खरीद सकते हैं, हम कौन सी गाड़ी खरीद सकते हैं। तो वो जो रूल है, फिक्स्ड रूल्स है, और ये रूल बनाता कौन है? ये रूल मुझे नहीं पता बनाता कौन है, क्योंकि हमने नहीं बनाया ये रूल, हमने तो नहीं बनाया। लेकिन ये रूल भारत के कॉन्टेक्स्ट में काफी अच्छे लागू हो जाते हैं। तो जैसे गाड़ी का 24-10 या 24-30 रूल जो है, वो ये बोलता है कि कभी भी कोई गाड़ी खरीदनी हो तो आपके पास कम से कम 20% डाउन पेमेंट होनी चाहिए, 4 साल के ज्यादा का लोन मत लीजिए, और जितनी भी आपकी EMI बैठेगी वो आपकी तनख्वाह का 10 या 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हैं, जैसे आज नहीं, कल सुबह मुझे फोन आया था कि मैं इतने कमा रहा हूं, मेरे ये है, अब मुझे ये नहीं पता कि मैं 10 लाख की गाड़ी लूं या 20 लाख की गाड़ी लूं। अब नेचुरली हर एक इंसान 20 लाख की गाड़ी लेना चाहेगा, ज्यादा अच्छी भी होगी, लेकिन आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपकी क्षमता कितनी है। ये नहीं कि आपके अरमान कितने के, अरमानों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, क्षमता कितनी है, ताकि आपके अरमान और आपकी क्षमता मेल खाएं एंड आप जिंदगी अच्छे से जिए। तो वो आप रूल लगाएंगे, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मैं 10 की या 15 की या 18 की या 20 की गाड़ी खरीद सकता हूँ, या शायद 25 की भी, एंड इट बिकम्स लाइक अ नाइस थिंग। अब ये कोई लक्ष्मण रेखा तो है नहीं कि यार ये रूल है तो यही है, ना ही ये मेरा रूल है, ना ही ये सरकार का रूल है, लेकिन एक गाइडेंस मिल जाती है जो कि अगर हो ही ना
तो फिर तो डिसीजन बहुत मुश्किल हो जाता है। घर किसी को खरीदना है तो लोन सब लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शादी हुई नई नई घर खरीद लेते हैं, लंबा वक्त है, आराम से चुकाते रहेंगे। पर आप ऐसा कहते हैं कि आप जो लोन है वो अपने 40s में लीजिए, 45 में लीजिए, 50s में लीजिए। तो ऐसा क्यों? अगर मैं यंग हूं, मैं अभी लोन आराम से चलाता रहूंगा अपनी जिंदगी भर, तो उसमें क्या तकलीफ है? उसमें तकलीफ कोई नहीं है, लेकिन 2-3 प्रैक्टिकल चीजें हैं। नंबर 1, जब आप यंग होते हैं, अपने 20s में होते हैं, आपकी तनख्वाह उतनी ज्यादा नहीं है, तो जितनी आप EMI अफोर्ड कर सकते हैं उसी के हिसाब से आप घर भी खरीद पाएंगे। अब वो घर छोटा ही खरीदेंगे फिर, क्योंकि इतनी हैसियत तो है नहीं। जब वो आप छोटा घर खरीदेंगे तो कुछ ही सालों में वो घर आपको छोटा लगने भी लग जाएगा, आपका परिवार बढ़ जाएगा, आपके माँ बाप शायद आपके साथ मूव हो जाएंगे अगर वो ऑलरेडी आपके साथ नहीं रहते हैं, तो इंस्टेंटली ऐसा लगेगा यार ये तो जिंदगी भर का घर नहीं था, ये तो सिर्फ उस समय के लिए घर था, अब छोटा पड़ गया है। फिर अक्सर ये होता है कि जैसे जैसे रुतबा बढ़ता है, पैसे ज्यादा आने लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार इस कॉलोनी में नहीं रहना या इस जगह में नहीं रहना, यहाँ की जेंट्री अच्छी नहीं है, अब हम थोड़े साउथ दिल्ली वाले हो गए हैं तो अब वहां रहना चाहते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। तीसरा बहुत बड़ी चीज, खासकर आजकल की दुनिया में, हमारे माँ बाप के साथ इतना नहीं था लेकिन हमारे साथ है, आप ना उस शहर से जुड़ जाते हैं। लेकिन आप क्यों जुड़े? लाइक आप सब जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, कल को आपको बैंगलोर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। आपको बॉम्बे में अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिल्कुल जाना चाहिए। आपको बाहर जाने का मौका मिलता है, बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार अभी तो घर खरीदा था ये, अब ये इस घर का भी EMI दूं, फिर उस शहर का भी रेंट दूं, तो इससे अच्छा यहीं रहो। तो आपने क्या किया? अपने आप को एक सोने के पिंजरे में बांध दिया, जहां आप उड़ तो सकते हैं लेकिन आप उस पिंजरे में कैद हैं, कभी उड़ ही नहीं पाएंगे। तो अपनी उम्र में जल्दी करके उस घर को लेने की कोशिश मत करिए। एक सही वक्त हमेशा है, लाइक मेरे हिसाब से 35 के बाद आप घर खरीदेंगे तो इनकम भी अच्छी होगी, उस समय तक फैमिली भी बन चुकी होगी, तो आपको ये भी पता होगा कि इसी शहर में रहेंगे, इसी कॉलोनी में रहेंगे, इस घर का साइज चाहिए वगैरह वगैरह, एंड उस समय लीजिए। हमने अपना घर 40 में लिया था एंड बहुत ही बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि 40 तक सब कुछ क्लियर था कि हमें यही रहना है, यही करना है, वो करना है। तो आई एम 44, तो 4 साल पहले हमने अपना घर लिया। हाँ जी, फरीदाबाद में, एंड बहुत ही बढ़िया है। हमें लोग बोलते हैं फरीदाबाद में क्यों रह रहे हैं, तो फरीदाबाद इसलिए क्योंकि माँ बाप फरीदाबाद में ही रहते हैं, हम 20 साल से वहीं रहे हैं, वहां बहुत अच्छा घर मिल गया, सब कुछ है, सहूलियतें भी हैं, नोएडा के पास भी है, दिल्ली के पास भी है, बिल्कुल बढ़िया, तो ले लिया। एंड नाउ देयर इज नो डाउट इन आवर हेड कि वहां से मूव करना है, घर छोटा है, ये सब वेरी नाइस। 2007-8 का मेरे ख्याल से दौर था जब आपने CEO, आप एज ए CEO थे मेरे ख्याल से कहीं, और आपने रिजाइन कर दिया। एज ए CEO कौन रिजाइन करता है, कहाँ से? मतलब हम तो हमारे वालों को कह रहे हैं पर तो वो मेरा खुद का स्टार्टअप था नियर बाय के नाम से, और 2015 से 2019 तक मैंने उसको चलाया। 2019 में मैंने CEO की पद से इस्तीफा दिया, एंड वो इसलिए दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा था गौरव कि मेरे वहां रहने से उस स्टार्टअप के आउटकम में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो मेरे वहां नहीं रहने से शायद मैं कुछ नया कर पाऊं। तो वो स्टार्टअप अभी भी चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। मेरे फाउंडर्स जो हैं, जो मेरी साथ उन्होंने शुरू किया था, वो उसको अच्छे से चला रहे हैं। मैं अभी भी बोर्ड पे हूं, तो हर 3 महीने जाके देख लेता हूं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ वो है, लेकिन मुझे डे टू डे उसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, और मैं अपना वक्त अपने नए स्टार्टअप में बिता रहा हूं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पन्ने हैं इस किताब में, 13 टिप्स टू सेव मोर। अगर एक एक करके आप उसे 2-2 लाइन में ही समझा दें। नंबर 1, जैसे मैंने बताया, अपने पैसे को बजट करिए। जब आपके पास एक क्लैरिटी होगी ना कि 50%, 30%, 20%, तो आप धीरे धीरे वो पैसे बचाना भी शुरू करेंगे। दूसरा मैंने बताया, ऑटोमेट योर सेविंग्स, तो ऑटोमेट कर दीजिए, SIP शुरू करिए। जैसे ही वो पैसे आएंगे वैसे ही वो निकल गए, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि डालूं नहीं डालूं, कैसे करूं, क्या करूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 30 दिन का रूल, ये रूल खासकर यंग लोगों के लिए बहुत बहुत लागू होता है। जब कभी भी कोई भी चीज खरीदने का अरमान हो ना, जूते खरीद लें, वो फोन खरीद लें, iPhone 15 Pro Max, Max जो भी है, 30 दिन रुक जाओ, एंड 30 दिन बाद अपने आप से पूछना, क्या मुझे उस चीज की अभी भी उतनी जरूरत है जितनी 30 दिन पहले थी? ज्यादातर उस सवाल का जवाब ना होगा, एंड आप अपने को उस बड़े फालतू खर्चे से रोक पाएंगे। हर 2 हफ्ते एक पैसे का फास्ट करिए।
मुझे नहीं पता आप लोग फास्ट करते हैं कि नहीं, मम्मी पापा फास्ट करते होंगे, लाइक ट्यूसडे को कोई फास्ट हो गया, थर्सडे को हो गया, ये फास्ट हो गया, वो फास्ट हो गया। पैसे का फास्ट मतलब उस एक दिन हम कोई भी पैसा नहीं खर्च करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये, क्योंकि आपको जिंदगी तो जीनी है, ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी जीना बंद कर देंगे। तो आपको वो पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है कि मैं उबर का कैसे खर्चा दूंगा, मेट्रो का कैसे करूंगा, वो कार्ड में पहले ही लोड करके रखा होगा, वो सारी चीजें। लेकिन उस दिन आपकी जेब से या यूपीआई से या डेबिट कार्ड से या किसी भी और तरीके से पैसे नहीं निकलने चाहिए। इससे क्या होगा, एक प्लानिंग आ जाएगी एंड जो फालतू के खर्चे आप आए दिन करते हैं ना, वो एक दिन कम हो जाएगा। डेबिट कार्ड या यूपीआई को यूज करिए क्रेडिट कार्ड से। तो जैसे कि बताया था कि क्रेडिट कार्ड जो है वो एक चंगुल बन सकता है, डेबिट कार्ड यूपीआई बैंक से ही निकलेगा। तो अगर पैसा है तो आएगा, नहीं है तो आ ही नहीं सकता, आप कुछ कर नहीं पाएंगे उसके बारे में। क्रेडिट कार्ड आप तभी यूज करेंगे जब 100% वो पैसा आपके पास ऑलरेडी है या एक महीने के अंदर आने वाला है, क्योंकि दैट इज द श्योरेस्ट वे ऑफ सेविंग मनी। अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया और फिर उसका वो जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है वो पे करने लग गए, तो कर्ज देते देते इतना पैसा आपका चला जाएगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा। कभी भी मॉल वॉल जाएंगे या कभी भी कुछ खरीदना हो, हमेशा लिस्ट बनाएंगे, हमेशा लिस्ट बनाएंगे। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे ना तो अनशन खरीदना शुरू हो जाता है। वो च्युइंगम भी पकड़ लो, वो चॉकलेट भी उठा लो, वो चिप्स एक पैकेट का 4 हो जाता है, कोई भरोसा नहीं है। अगर किसी भी चीज को आप रेगुलरली यूज नहीं करते हैं तो उसको खरीदिए मत, उसको किराए पे लीजिए। ये फर्नीचर भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं। लाइक शादियों पे हम कितना बेइंतहा खर्चा करते हैं। अभी तो होपफुली वक्त है आप लोगों को, लेकिन जब भी होगा तो वो शेरवानी और लहंगा रेंट पे लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। आप खरीदेंगे, जिंदगी में एक ही बार पहनेंगे और फिर उस शादी की वेट करेंगे जो शायद कभी नहीं आएगी, जहां फिर से पहन पाते हैं। थैंक यू सो मच गौरव, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।